एवरीवन। आपको एटम्स चैप्टर का जो असाइनमेंट मिला था आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था, यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल नेगेटिव एनर्जी पोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात हो रही है रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल हमने पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो फ्रॉम दिस वी हैव mv square by r and electrostatic force K, and for this minus r square। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे mv square r and this r कैंसिल आउट, और जब हम कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं वी ऑलवेज टेक मॉड ऑफ दिस। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, k z e square अपॉन r। अब आपको निकालना है यहाँ पर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं हाफ mv स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारे पास mv स्क्वेयर, अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ k z e स्क्वेयर बाय r। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज K चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस ZE एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस E। यहाँ पर हम साइन कंसीडर करेंगे बिकॉज हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय R। अब आपको टोटल एनर्जी के लिए क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो यहां से आएगा हाफ k z e स्क्वेयर बाय r, और यहां साइन आएगा माइनस k z e स्क्वेयर बाय r। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस k z e स्क्वेयर बाय 2r। अब यहाँ पर आपको पता है दिस k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर एंड दिस r। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इन केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ पर पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या बताएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बाउंड टू न्यूक्लियस। दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 4861 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। अब बामर सीरीज होंगी, उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, तो आपको गिवन क्या है कि जो सेकेंड लाइन है बामर सीरीज की उसकी वेवलेंथ गिवन है, और आपको क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। तो आपको पता है कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज वेव नंबर, r 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम दो लाइन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेवलेंथ को फर्स्ट और सेकंड से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए आप लिखेंगे λ1 एंड फॉर सेकंड लाइन λ2। r कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो इसमें आपको गिवन क्या है, λ1 वैल्यू गिवन है और निकालना क्या है, आपको λ2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम रेशियो लेंगे λ1 बाय λ2, r से r कैंसिल हो जाएगा एंड फॉर दिस वी पुट n1 इक्वल टू 2 and n2 equal to 3 and for this we put n1 equal to 2 and n2 equal to 4। क्योंकि बामर सीरीज है, बामर सीरीज में हम हमेशा n1 को क्या लेते हैं, 2 पुट करते हैं। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करते हैं तो n2 क्या होगा, 3 होगा एंड अगर हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं तो n2 की वैल्यू 4 होगी। तो ये सभी वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो यहां से आपका आंसर आएगा 3/16, 36/5। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसके लिए, फर्स्ट लाइन। सो λ1 27/20 इंटू λ2, इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 4861। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां से λ1 की वैल्यू आएगी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब पाश्चन सीरीज में n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 और यहाँ पे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल की होगी, जो इंफिनिटी पे होगा। अगर एनर्जी अगर उसकी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आपको यहाँ पे निकालना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पाश्चन सीरीज। तो हम फिर से वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वेयर एंड -1/n2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम n1 को क्या पुट करेंगे, 3 किसके लिए होता है, पाश्चन सीरीज के लिए। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको चाहिए तो हम n2 को पुट करेंगे इंफिनिटी। सो फ्रॉम हियर अगर आप यहां से पुट करते हैं वैल्यू को, 3 स्क्वायर दिस 9 एंड 1/इंफिनिटी एंड 1/इंफिनिटी आपको पता है क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज r/9 एंड दिस r इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको बताई हुई है 1.0 इंटू 10⁻⁷। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 8.041 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो आपको अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा 8204.1 एंगस्ट्रॉम। अब आपने देखा यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में लाई करेगा, पाश्चन सीरीज एंड पाश्चन सीरीज लाई इन इंफ्रारेड। तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल के पता कर सकते हैं कि ये वेवलेंथ किस रीजन में फॉल करेगी। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड रीजन। Now for question, the ground state energy of hydrogen atom is given -13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of the electron in his state? तो गिवन है आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम कैसे निकालते थे, जनरल फॉर्मूला En -13.6 n स्क्वायर। अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो हम n को क्या पुट करते हैं, 1। तो यहां से हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट लेवल के लिए एनर्जी आएगी -13
0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी स्टेट में पूछा गया है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर से हम निकालते हैं kZe²/r। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करते हैं टोटल एनर्जी के साथ, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था -kZe²/2r। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो सिर्फ क्या आपको डिफरेंस नजर आया कि टोटल एनर्जी में माइनस है और काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कहां से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग टोटल एनर्जी टर्म। तो देखिए आपको फर्स्ट लेवल की गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए निकालना। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी टोटल एनर्जी गिवन हो जस्ट उसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, kZe²/r। अब सिमिलरली आप कंपेयर करेंगे इसको टोटल एनर्जी के साथ, तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, या आप इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो आप यहां से पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला, देन डायरेक्ट पुट काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ 13.6। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। By using these two simple formula, we can determine kinetic energy as well as potential energy. Okay, that's your problem number 4. Next question number 5. The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is given 5.3 into 10⁻⁻11 meter. What are the radii of the n is equal to 2 and n equal to 3 orbits? तो यहाँ पे आपको गिवन है बोहर रेडियस, एंड बोहर रेडियस क्या होता है हमने थ्योरी में पढ़ा था, दैट इज डिनोटेड बाय r0, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे गिवन है मीटर में, तो हम इसको मीटर में लिख लेते हैं 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो एक हमने जनरल फॉर्मूले के बारे में स्टडी किया था, दैट इज Rn r²r0. By using this formula, we can calculate radius of any n level or any orbit. तो इसको नोट कर लीजिए, that is very important formula. ये यूज करके आप किसी भी लेवल की रेडियस को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, बोहर रेडियस, और आपको निकालना है n2 एंड n3 लेवल के लिए, 2 लेवल के लिए और 3 के लिए। पहले हम 2 के लिए निकालते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट करिए, n की जगह आप 2 पुट करेंगे, एंड r0 आपको गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो यहाँ से r2 रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हैं, वो थर्ड ऑर्बिट r3, यहाँ पे जस्ट आपको क्या पुट करना है, 3² 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम?
तो यहाँ पे बात की गई है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की। तो हमने पहले देखा है कि ग्राउंड स्टेट को हम किससे डिनोट करते हैं, n इक्वल टू 1 से। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम n को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो हम n को क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो निकालना आपको रेडियाई ऑफ ऑर्बिट के लिए, तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर आपको ऑर्बिट की बात करनी है, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट, आप डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, आर एन इक्वल टू एन स्क्वेयर आर नॉट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप एन को पुट करेंगे 2। अब यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दिस आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ R1 एंड टेक रेशियो ऑफ दिस बोथ रेडियाई, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, N1 बाई N2 होल स्क्वेयर के। तो दिस R1 इज बेटा क्या होगा, बोहर रेडियस, ठीक है। एंड आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, इसको पुट क्या करना है 1 एंड N2 को क्या पुट करना है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सो ये रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स इज 1/4 और 1:4। अगर आपको पूछा गया कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, पहले क्या बोला गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हमने किससे डिनोट किया है, 2 से। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फिर, R2/R1, आंसर होगा 4:1। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा गया है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा अगर आप 1:4 करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। आपको वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस 2πRn इक्वल टू n लैम्डा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 2πRn मतलब जिस सरकमफ्रेंस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कैसे रिवॉल्व करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 2πR1 एंड दैट इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है 2, इट इज 2 लैम्डा। तो गिवन क्या है, गिवन आपको है R2 की वैल्यू, तो आप इसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला Rn इक्वल टू n स्क्वेयर R नॉट। तो इसको आप पुट करेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 2 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आएगा Rn की वैल्यू को। तो आपको निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे 2π एंड इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ इज 6.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा तो हम n को डायरेक्ट क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। देन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर रेडियाई ऑफ दैट ऑर्बिट by using this formula Rn is equal to n square R naught। ये निकालने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे ऑफ Rn here and calculate the value for wavelength in first excited state। Question number 8, find the ratio between the wavelength of the most energetic spectral lines in the Balmer and Paschen series of the hydrogen spectrum। तो मोस्ट एनर्जेटिक में हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी होगी इन्फिनिटी लेवल पे दैट इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे किस लेवल की बात करेंगे, इन्फिनिट की बात करेंगे।
तो पाश्चन एंड बामर सीरीज, इसके लिए आप वेवलेंथ निकालेंगे। अगर हम बामर की बात करें तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। एंड पाश्चन के लिए निकालेंगे तो हम उसको डिनोट करेंगे p से, 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो यहाँ पे n1 क्या होगा फॉर बामर सीरीज, we know that is equal to 2, and in case of Paschen this n1 is equal to 3। मोस्ट एनर्जेटिक है तो यहाँ पे हम दोनों का जो n2 है वो क्या लेंगे, इंफिनिटी। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपको रेशियो निकालना है दोनों की वेवलेंथ का, तो दोनों की वेवलेंथ का आप रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ 4 आ जाएगा और ये 9। R एंड R कैंसिल आउट, सो दिस इज 4/R एंड R/9। दिस कैंसिल आउट एंड रेशियो 4:9। Question number 9. Calculate the shortest wavelength in the Balmer series of hydrogen atom. In which region of hydrogen spectrum does this wavelength lie? तो यहाँ पे आपको फिर से क्या निकालना है, shortest wavelength. The shortest wavelength of Balmer series by using this formula 1/n1 square minus 1/n2 square। तो बामर सीरीज है उसके लिए हम n1 को पुट करेंगे 2। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, अगेन वी पुट n2 इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहां से हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। तो सभी वैल्यूज पुट करिए, r इज कांस्टेंट। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 3.64 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में लाई करेगी। तो बामर सीरीज आपको पता है कि किस रीजन में फॉल करता है, विजिबल रीजन में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो पूछा गया है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी जब हाइड्रोजन एटम थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होगा। अगर हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए हम काउंट करते हैं 1, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा, n 4 होगा। तो यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस लेवल की बात हो रही है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 4। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इट मीन्स जब ग्राउंड लेवल पर लाइंस बनेंगे तो कितनी लाइंस फॉल करेंगी, 6 लाइन। तो यहाँ पे आप कितनी भी लाइन के लिए सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड आपको आंसर्स भी मैंने सब कैलकुलेट करके दे दिए हैं। थैंक यू।